चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? यस सर। चलिए बेटा, तो टॉपिक, इसको रिकॉर्डिंग चेक कर ली, दोबारा चेक करना। चलिए तो बेटा यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक अपना। फर्स्ट टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं और टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। विल बी स्टार्टिंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 on valuation of inventories। बेटा AS2 है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मैं आपको बता दूं यहां पर कि सीए इंटरमीडिएट में जो 100 नंबर का पेपर होता है हमारे पास, उसमें पहला क्वेश्चन इज कंपल्सरी। जैसे अभी सीए फाउंडेशन के एग्जाम देकर आए हो, बोलो बेटा। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी था और क्या करना था? बाकी 5 में से 4 क्वेश्चन करने थे। सेम पैटर्न सीए इंटरमीडिएट में भी है। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होगा और बचे हुए 5 में से कोई आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होते हैं। ठीक, बिल्कुल लगभग सेम पैटर्न है। और ये जो पहला कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होता है। ठीक, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज अ होल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अकाउंट्स पेपर। अकाउंट्स के पेपर में 16 से लेकर 20 नंबर तक, 22 नंबर तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। एक पहला क्वेश्चन जो होगा उसके 4 या 5 पार्ट होंगे, कुछ 4 नंबर के, कुछ 6 नंबर के। उनमें से ही एक पार्ट होगा पक्का लगभग बेटा 80 to 90% चांस है कि एग्जाम में यहां पर से क्वेश्चन आपको मिलेगा और क्वेश्चन की वेटेज होगी 4 से 6 नंबर या 8 नंबर तक की। एग्जाम में क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मिलेगा ही मिलेगा। AS2 की बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर AS की बात करें तो कुल मिलाकर AS में से 16 से लेकर 20-22 नंबर तक के क्वेश्चंस आते हैं। मेरा बता क्यों रहा हूं मैं बात, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टॉपिक एज अ होल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीए फाउंडेशन में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम पढ़ लिए थे हमने, या जहां जहां टॉपिक्स में आ गया बीच में वहां डिस्कशन कर लिया था। जैसे याद है सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर था इन्वेंट्री वैल्यूएशन, याद है कि नहीं याद है? वहां पर कुछ चीजें पढ़ाई थी मैंने आपको। वो सारी चीजें जो उठकर आई थी वो यहीं से उठकर आई थी। अब हम ओरिजिन पढ़ेंगे। ठीक, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा कुछ लगेगा ऐसा कि यार ये बात तो सुनी हुई है हमने, शायद पिछले जन्म की कोई बात है। वो पिछले जन्म की नहीं है बातें, वो सारी बातें कहां सुनी है आपने मेरे से? सीए फाउंडेशन में सुनी हुई है। ठीक, तो अपने दिमाग पर जोर मत डालना कि मेरे को सुपर शक्तियां मेरे अंदर आ गई हैं और पिछले जन्म की बातें याद आनी शुरू हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है सीए फाउंडेशन में। क्लियर है बात? बोलो बेटा हाँ। यस सर। चलिए एक बात। दूसरी बात, वहां पर आपने कुछ रैंडम चीजें पढ़ी थी, सिर्फ जो जरूरत थी मैंने पढ़ा दिया था। लेकिन यहां पर पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज अ होल कवर करने वाले हैं। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन लगभग तय है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। बेटा क्या मैं शुरू कर दूं? yes, चलिए, तो सबसे पहली बात आती है यहां पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सर जरूरत ही क्या है? सर इन्वेंट्री के वैल्यूएशन की जरूरत ही क्यों पड़ गई? जरूरत है। द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू किया, कम किया, ज्यादा किया, गलत किया, सही किया, दैट विल डायरेक्टली इफेक्ट योर प्रॉफिट। समझ में आया क्या कहा मैंने? आपके स्टॉक वैल्यूएशन इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपके प्रॉफिट्स पर सीधा फर्क पड़ने वाला है। सर फर्क मतलब कैसे? देखो ना, देखो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, याद है कि नहीं याद है? बोलो बेटा। ये हो गया यहां पर ओपनिंग स्टॉक। यहां क्या होती थी? यहां पर सेल्स, यहां पर
और यहां पर आता था प्रॉफिट। याद आया कि नहीं आया? अब मान लेते हैं सिचुएशन कुछ ऐसी थी, 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक और इसके बाद प्रॉफिट आ गया था यहां पर 5 लाख का। ये भी कुछ फिगर्स यहां पर थी। अब अगर आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को रॉन्गली वैल्यू कर दिया, आपने एएस की बात नहीं सुनी, अपनी मन मर्जी से वैल्यूएशन कर दिया स्टॉक का और स्टॉक की वैल्यू निकाल डाली गलत। मान लेते हैं आपने इसकी वैल्यू 1,20,000 निकाल दी। वैसे सही वैल्यू 1 लाख थी, लेकिन आपने 1,20,000 निकाल दी। तो दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? दिस विल डायरेक्टली इफेक्ट योर प्रॉफिट। बोलो हाँ। जैसे ही आपने स्टॉक गलत निकाला, बेटा प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा। द ट्रू प्रॉफिट वॉज 5 लाख रुपीज। कितना था? 5 लाख। लेकिन आपके स्टॉक के रॉन्ग वैल्यूएशन के वजह से आपका प्रॉफिट भी चेंज हो गया। बोलो बेटा। यानी अगर ये मैंने गलती से कम कर दिया होता 80,000 तो क्या होता? प्रॉफिट घट जाता। वैसे इसको मैंने बताया भी था किसी और भाषा में। क्या बताया था? क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ जाएगा, एक घटेगा दूसरा घट जाएगा। खैर, मुझे उससे रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। Why this valuation of inventory is very important because this will affect the profit. Similarly, जब ये closing stock अगले साल क्या बन जाएगा बेटा? ओपनिंग बन जाएगा। बोलो ठीक। अब जब क्लोजिंग गलत तो ओपनिंग गलत, और ओपनिंग गलत तो अगले साल का प्रॉफिट भी इफेक्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बात ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? विल इफेक्ट योर प्रॉफिट। अगर आप अंडर वैल्यू कर दोगे या ओवर वैल्यू कर दोगे, दोनों ही सिचुएशन में आपके प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा। बेटा क्लियर है यहां तक की बात? तो इसीलिए हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टेटस ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी। आप ये ना कह पाएंगे कि जी मैं तो नहीं मानता इसे। कुछ एएस हैं जिनका स्टेटस मैंडेटरी नहीं है, ठीक, लेकिन इस एएस का स्टेटस है मैंडेटरी इन नेचर। माने आप ये ना कह पाओगे नहीं जी मैं तो नहीं सुन रहा, कह रहा होगा एएस कह रहा, कहने दो, हमें क्या मतलब है, मैं तो अपने हिसाब से वैल्यूएशन करूंगा। नहीं कर पाएंगे। You'll have to follow the guidelines, the instructions, the rules which are given in the accounting standard. Accounting standard are treated as equivalent to law. जो उसमें लिखा हुआ है ना, वो लॉ की तरह ट्रीट करते हैं। माने क्या हुआ इसका? जैसे आप लॉ को ओवर रूल नहीं कर सकते, वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी ओवर रूल नहीं कर पाएंगे। बेटा आई होप यहां तक की बात ठीक है। मैंने सिर्फ आपको नाम बताया अभी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ने वाले हैं? तो अब अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहली बात आती है यहां पर इन्वेंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेंट्री? जी बेटा, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? क्या मतलब बेटा इन्वेंट्री का? बेटा इन्वेंट्री का मतलब है स्टॉक या फिर माल। ना लाए ये लो माल। माल का मतलब क्या हुआ? बड़ी गंदी हंसी है। माल का मतलब स्टॉक, स्टॉक का मतलब माल, यानी द गुड्स इन विच वी आर डीलिंग, द गुड्स विच आर मेंट फॉर रीसेल। जो स्टॉक, जो गुड्स मैंने परचेज किए, जो एसेट मैंने परचेज की विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, कि भाई इसे तो मैं रीसेल करूंगा, तो वो हो जाएगी मेरे लिए इन्वेंट्री। जैसे ये फर्नीचर मैंने खरीदा, क्या मेरे लिए स्टॉक है? ये भाई एसेट खरीदी है मैंने, तो क्या मेरे लिए स्टॉक है? ये फैंस लगे हुए हैं, क्या मेरे लिए स्टॉक हैं? क्यों? बिकॉज दीज आर परचेज्ड नॉट विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। मैंने जब फर्नीचर खरीदा तो ये सोच के नहीं खरीदा
कि कल को हायर प्राइसेस पर बेच दूंगा ना, मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी बेचने की नहीं थी। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मैं नहीं बेचूंगा ऐसे, नॉट मेंट फॉर रीसेल। तो मेरे लिए क्या है ये एसेट। मैंने क्यों खरीदी है ये? टू फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। आपको क्लियर हो रही है बात? भाई मैंने ये खरीदी है जिससे मैंने यूज करके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूं। तो मेरे लिए क्या हो गई ये फिक्स्ड एसेट। AS 10 में जाकर पढ़ेंगे इसको। मेरे लिए क्या हो गई फिक्स्ड एसेट। तो मैं इन फर्नीचर का वैल्यूएशन कैसे करूंगा? मैं ये AS 10 में जाकर पढ़ने वाला हूं। क्लियर है बात? लेकिन मुझसे पहले फर्नीचर जानते हो किसके पास था? फर्नीचर मर्चेंट के पास। और उसके लिए क्या था ये? उसके लिए था इन्वेंट्री। बिकॉज जब उसने फर्नीचर बनाया या खरीदा तो इस इंटेंशन से खरीदा था या बनाया था कि कोई इंस्टीट्यूट वाला आएगा और उसे हायर प्राइसेस पर बेच देंगे। क्लियर है? तो जब उसकी बैलेंस 31 मार्च को उसके गोडाउन में ये फर्नीचर पड़ा हुआ था, तो उसने वैल्यूएशन कैसे किया होगा? उसने वैल्यूएशन किया होगा एज पर AS 2। क्लियर है? उसके लिए इन्वेंट्री हो गई। यानी बड़ी क्लियर सी बात है। द सेम इन्वेंट्री, the same asset can be fixed asset for one enterprise and the same asset can be inventory for another enterprise. Clear है? सेम ही एसेट है। एक के लिए क्या हो गई इन्वेंट्री और दूसरे के लिए क्या हो गई फिक्स्ड एसेट। ठीक? तो एसेट के नाम को देखकर तय नहीं कर सकते कि वो इन्वेंट्री है या फिक्स्ड एसेट है। उसके पर्पस को, नेचर को, यूज को देखकर तय करेंगे वेदर दैट एसेट इज अ फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री। आई होप ठीक है बात ये? बोलो बेटा। कमिंग बैक, तो वापस एसेट इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ? एसेट्स, वो एसेट विच आर हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो मैंने खरीदने के लिए, सॉरी, जो मैंने खरीदी है इस इंटेंशन के साथ कि इसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेच देंगे। मेरा काम है खरीदने बेचने का, तो मेरे लिए हो गई ये इन्वेंट्री। मुझे एक बात बताओ, ये फर्नीचर मेरा खराब हो गया सारा, मैंने कहा चेंज करेंगे इसे। मैंने ऑफिस में स्टाफ को बोला एक काम करो, इस सबको हटाओ, पीछे स्टोर रूम में डाल दो, कोई कबाड़ी आएगा तो उसे बेच देंगे, जो भी अच्छे दाम देगा हमारे को, या फर्नीचर नया लगा दो। अब ये जो फर्नीचर पीछे स्टोर रूम में पड़ा है, अब ये मेरे लिए क्या है? अब मेरे लिए ये इन्वेंट्री हो गया, बिकॉज दैट इज मेंट फॉर सेल। दैट इज, अरे यही तो बोला हमने, विच इज मेंट फॉर सेल, विच इज मेंट फॉर सेल। हाँ, एक बात और भी थी, सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस कहां है? वो पड़ा जरूर है फर्नीचर पीछे स्टोर रूम में, एंड दैट इज मेंट फॉर सेल, बट नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है बात? तो मेरे लिए क्या है वो? फिक्स्ड एसेट। वो अलग बात है। AS 10 कहता है कि ऐसी फिक्स्ड एसेट्स को आप दिखाएंगे कैसे? फिक्स्ड एसेट्स बताया था बेटा, यहां पर दिखाएंगे एक्टिव यूज या नॉट इन एक्टिव यूज। मैं AS 10 में पढ़ाऊंगा, तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? ये वो आएगा जो क्लासरूम में पड़ा हुआ है फर्नीचर, बोलो बेटा। और ये कौन सा आएगा? जो स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। दोनों फिक्स्ड एसेट ही। आई होप ठीक है बात ये भी? बोलो बेटा। तो अगर वो मेंट फॉर रीसेल है तो इसका मतलब वो इन्वेंट्री नहीं बन गया, बिकॉज एक और कीवर्ड है, और वो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड क्या है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन यहां तक भी बात खत्म नहीं होती। इन्वेंट्री का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। ये इन्वेंट्री का जो मतलब है उसका एक पार्ट है एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। साथ में वो सारा का सारी एसेट्स विच आर टू बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सच गुड्स और सर्विसेज, वो भी क्या हो जाएंगी? बोलो बेटा,
वो भी इन्वेंट्री हो जाएगी। जैसे जैसे मेरा काम फर्नीचर बनाने का है, मान लेते हैं फर्नीचर बनाने का मेरा काम है, तो ऐसे में मैंने लकड़ी खरीदी हुई है। अब क्या ये लकड़ी मेंट फॉर रीसेल है? नहीं है। तो क्या ये इन्वेंट्री ना हुई? अभी तक तो नहीं हुई, अभी तक तो नहीं हुई। जितनी स्टडी मैंने करी अभी तक उसके हिसाब से तो नहीं हुई, लेकिन अब मैं और जोड़ रहा हूं। मैं इन्वेंट्री की डेफिनेशन को और वाइड बना रहा हूं। कौन सा बनाया मैंने? एक तो मैंने बोला इन्वेंट्री का मतलब क्या, बोलो बेटा, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड, या और, एक तो ये वाली हो गई, और दूसरी कौन सी, बोलो बेटा, इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज, इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सब लिखवा मिल जाएगा, सुन लो बस ध्यान से। क्या मतलब हुआ इसका? यानी जितना भी, किसकी बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रॉ मटेरियल। यहां किसकी बात की मैंने? फिनिश गुड्स की। क्लियर है बात? ये देखो यहां पर ये वुडन ब्लॉक्स हैं हमारे पास, बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स हैं। ये क्या है? मेरा रॉ मटेरियल। मेरे गोडाउन में जितना पड़ा होगा वुडन ब्लॉक्स ऐसे 31 मार्च को, उसका वैल्यूएशन मुझे AS2 सिखाएगा। मेरे पास जितनी भी चेयर्स पड़ी होंगी, क्लियर है? ये क्या हो गया? रेडी फॉर सेल। बोलो बेटा, दीज आर चेयर्स रेडी फॉर सेल। तो बेटा ये भी जितनी चेयर्स पड़ी होंगी गोडाउन में, उसका वैल्यूएशन भी कौन सिखाएगा? AS2 सिखाएगा, क्योंकि इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आ गया। और बहुत सारी एसेट और भी तो पड़ी हुई हैं जो ना तो लकड़ी बची और ना फर्नीचर बना, तो क्या है वो? कुछ इस प्रकार का, कुछ इस प्रकार का। देखना जरा, ये रहा। क्या बेटा? ये लो, ठीक है। अब ना तो ये लकड़ी बची और ना ही ये फिनिश गुड्स हुआ, क्या कहेंगे इसे? वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स, आधा अधूरा बना हुआ। ये भी AS कहता है इन्वेंट्री की डेफिनेशन में ही आएगा। These all the three things will be covered in the definition of inventory। और क्योंकि ये इन्वेंट्री में आएगा तो AS2 बताएगा कि इसका वैल्यूएशन कैसे करना है। आई होप ठीक है बात ये? बोलो बेटा, AS बताएगा कि इसका वैल्यूएशन किस प्रकार से करना है। तो AS2 will cover all the three items। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन भी सीखेंगे, रॉ मटेरियल का भी, और WIP का भी वैल्यूएशन सीखेंगे। क्लियर है? तो AS2 में इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया? एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, या एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ सच प्रोडक्शन। क्लियर है? जो भी प्रोसेस में पड़ी हुई हैं उन्हें भी हम इन्वेंट्री कहेंगे। बेटा ठीक है यहां तक की बात? अब बात आती है यहां पर कि सर वैल्यूएशन करना कैसे है। नाउ विल बी एंटरिंग इनटू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि सर वैल्यूएशन किस प्रकार से करना है इनका। तो AS ने क्या किया? AS ने बोला अब यहां पर कि आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आओ हम सिखाते हैं। मैंने कहा सिखाओ। बोला देखो जी, आप क्या करो, AS2 ने सारे वैल्यूएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला फिनिश गुड्स WIP, और यहां पर लिखा रॉ मटेरियल। मैंने पूरे AS को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझ में क्या किया मैंने? ये क्या किया मैंने किया भाई, फिनिश गुड्स और WIP का वैल्यूएशन तो एक सा है,
और रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन का तरीका अलग होगा। क्लियर है बात बेटा? पूरे एएस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वैल्यूएशन ऑफ रॉ फिनिश गुड्स WIP, रूल्स विल रिमेन सेम, और यहां पर रूल्स अलग रहेंगे रॉ मटेरियल को लेकर। बेटा शुरू करूं क्या आगे? अब चलिए, सबसे पहली बात, हाउ टू वैल्यू द फिनिश गुड्स और WIP। तो एएस ने क्या कहा? फिनिश गुड्स या WIP, फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। पढ़ा हुआ है सबने? पढ़ा हुआ है बेटा सबने कि फिनिश गुड शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV। एक्चुअली बैच है वो ध्यान नहीं रहा। शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV, ठीक। लेकिन यहां पर अगर बात करें, अगर हम कॉस्ट है ये, NRV है, फिनिश गुड्स ABCD 10,000, 15,000, 8,000, 12,000, 7,000, 4,000। बेटा जरा बताना, फिनिश गुड शुड बी वैल्यूड एट, ये फिनिश गुड्स हैं सारे, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी हो गई? 25,000। NRV कितनी हो गई बेटा जरा बताना इसकी? बोलो बेटा कितना हुआ सब मिलाकर? ये हो गया बेटा 31,000। क्लियर है बात? तो किस पर वैल्यू करेंगे? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो बैलेंस शीट में 25,000 दिखाएंगे। ठीक है बात? नहीं, कंपैरिजन तो करना है, ये फाउंडेशन बता चुका हूं मैं, नई बात नहीं है। कंपैरिजन तो करना है, बट कंपैरिजन हैज टू बी मेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। क्लियर है बात? कंपैरिजन जो करना है वो आइटम बाय आइटम बेसिस पर करना है, यानी इंडिविजुअल कॉस्ट को इंडिविजुअल NRV से कंपेयर करना है। कितना हो जाएगा ये? 10,000। ये कितना? और ये कितना बेटा? बेटा क्लियर है? ये वैल्यू बैलेंस शीट में आएगी। आई होप ठीक है बात ये? बोलो बेटा। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद NRV हैज टू बी मेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। क्लियर है बात ये? अच्छा, अब बात आती है सर व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज NRV। NRV का मतलब क्या होता है? NRV का मतलब है बेटा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। माने कैसे आएगी ये? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस। चलिए एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इसके बाद। ठीक, चलिए आज की बात यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।